हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अग्रसेन स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के समकालीन भारत के चैप्टर 3 अफवाह तंत्र के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प चूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए चूज करते हैं। पहला इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आरीय, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृतिक या जालीनुमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुम्राकृतिक। ठीक है, मतलब कि दुम्राकृतिक अपवाह तंत्र वृक्ष की शाखाओं के समान प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुलर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। इसमें हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट के ढाल पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, सांभर, वुलर, डल या गोविंद सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर। सांभर एक लवणीय झील है। अगला 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि हमारे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर का, पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। इसमें हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या ताप्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी। ठीक है, तापी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। प्लीज आप लोग इन उत्तरों को कॉपी ना करें, यह गलत उत्तर लिखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल विभाजक का अर्थ क्या है। एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का अर्थ यहाँ पर दे रखा है उत्तर में, कोई उच्च भूमि जैसे दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से पढ़ता हूँ, कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक। सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक अंबाला इसे के जल विभाजक पर स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है, इसका आंसर होगा गंगा नदी की द्रोणी, जो कि 250 किलोमीटर से अधिक लंबी है। भारत की सबसे लंबी द्रोणी है। ठीक है, सबसे बड़ी द्रोणी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है। सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है। तो इसका उत्तर होगा, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमालय से निकलती है, जो कि हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी ढलान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, भारत की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए और ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, यह आपको बताना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। आप याद रखिएगा, एग्जाम के सिनारियो से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र के में कम गाद क्यों है। गाद मतलब जो कीचड़ टाइप हो जाता है उसे गाद कहते हैं। इसका उत्तर देखते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है तथा तिब्बत में इसे बहुत ही कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है और इसी कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा व शुष्क है, इसीलिए तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद काफ़ी कम पाई जाती है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है,
कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है, गर्त मतलब नीचे से, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर, नर्मदा एवं तापी नदियां दो ऐसी नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है। कौन सी नदियां हैं? नर्मदा एवं तापी दो ऐसी नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है तथा ज्वारदन मुख का निर्माण करती है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नदियां तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। 7 नंबर का आंसर देखते हैं। नदियां एवं झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती है। ये अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती है। अतिवृष्टि मतलब जब अधिक बारिश हो जाती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती है तथा जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन करती है। ठीक है, बारिश के मौसम में और भी अधिक लुभावना ये लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहला कौन सा है। इन जो हमें कुछ नदियां दे रखी है इन्हें हमें मानव निर्मित और प्राकृतिक में बांटना है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां दी हैं हमें। वूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। हमें इनमें से कौन सी नदी मानव निर्मित है और कौन सी नदी प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक और मानव निर्मित है, उसमें बांटना है। तो देखिए यह इसके उत्तर है कि प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी आ जाएगी। वूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट। और मानव निर्मित में गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। समझ गए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहा है हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ डिफरेंस बताना है। तो ये डिफरेंस देख कौन कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। तो हिमालयी नदियों में पहला बता रहा है अधिकतर हिमालयी नदियां 12मासी हैं। 12मासी मतलब कि ये 12 महीनों बहती रहती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता रहता है, ये सूखती नहीं है। अब प्रायद्वीपीय नदियां, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां बरसाती है। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। बरसात ज्यादा होगी तो बहेगी, वरना गर्मियों में सूख भी सकती है, ऐसा बताना चाहता है। अगला है सेकेंड नंबर में हिमालयी नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है। ठीक है, मार्ग क्या होता है? लंबा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा तथा छिछला होता है, अधिक गहरा नहीं होता है और छोटा होता है। तीसरा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। 4 नंबर देखते हैं। ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती है और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जबकि प्रायद्वीपीय नदियां चट्टानी धरातल पर बहती है, इसलिए वे न तो जहाजरानी के लिए और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, इसे भी याद रखिएगा। 5वां डिफरेंस हमें बताएगा ये नदियां विशाल डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टे बनाती हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। ठीक है, एक और बार क्वेश्चन सुनिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। आंसर देखते हैं। पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। पहले है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और इधर है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पहला है इनमें अंतर, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। दूसरा है ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। तीसरा है इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है, जबकि इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है, उनकी सहायक नदियां आकार में छोटी है।
फोर्थ डिफरेंस है, ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं हैं और ये नदियाँ गर्त से होकर बहती, मतलब कि नीचे से होकर बहती है। फिफ्थ है, ये नदियाँ पूर्व तट पर बहुत बड़े डेल्टे बनाती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बहुत बड़े डेल्टे बनाती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बहुत बड़े डेल्टों का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, देखते हैं आगे वाला। फ्रेंड्स, आपको एक और बार बता देता हूं कि आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो देख लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, नदियां किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु जो नदियों की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं वो नीचे दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। जिसमें से पहला है, नदियों से हमें प्राकृतिक ताजा मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के लिए जीवन के लिए आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। दूसरा है, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती है जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। तीसरा है, नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव सर्वप्रथम नदियों के किनारे ही बसा था। फोर्थ नंबर है, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती है। फिफ्थ है, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। सिक्स्थ है, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी तथ्य जो दिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें। ठीक है, आगे भी दिए हैं कि 7वां नंबर है, इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है, यह आसपास के वातावरण को मृदु बना देती है, ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती है, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है, आप सभी जानते हैं, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन करती है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फिनिश हो चुके हैं। आगे मानचित्र क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्या पूछ रहा है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को निम्नांकित कीजिए। ठीक है, इन जो जो नदियां दी हैं इन्हें हमें भारत का नीचे जो मानचित्र दिया है उस पर दिखाना है। कौन कौन सी है? गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी एवं ब्रह्मपुत्र। सेकेंड है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को निम्नांकित कीजिए। कौन कौन सी? चिल्का, वुलर, पुलिकट और कोलेरू। इन सभी झीलों को हमें इस पर देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप ध्यान से। वैसे आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया होगा। मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे क्रियाकलाप का बोल रहा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। ठीक है, बाएं से दाएं, नागार्जुन सागर परियोजना ऊपर से नीचे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका उत्तर दिखाता हूँ। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से आपको भरना है। ये देखिए, आंसर भी मैं दाएं से बाएं वाले बताता हूँ। कृष्णा, गंगा, व्यास, ताप्ती, दामोदर, सतलुज, रावी, गोदावरी, ऊपर से नीचे चेनाब, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, लूनी, झेलम, यमुना। ठीक है, तो आपका यह चैप्टर के अपवाह तंत्र के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, फिनिश होते हैं, पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत थैंक यू और जय हिंद।